सुर्खियों में। नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। साल 1949 में 26 नवंबर के दिन ही भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज सुर्खियों में बात भारत का संविधान कल और आज विषय पर होगी। हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं इस बातचीत में शामिल होने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका। जी नमस्कार संयुक्ता जी। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वास चौहान। आप लॉ के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं और मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन भोपाल के सदस्य भी हैं। एजुकेशन पॉलिसी टास्क फोर्स में भी आप शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर चौहान। स्वागत है सभी का और आपको धन्यवाद जी। और यहाँ पर हम ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना हमारे देश ने शुरू किया। देश आज़ादी से पहले भी चल रहा था, जिस भी हुकूमत में रहा हो, बाद में भी चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क की एक बहुत बड़ी वजह है हमारा संविधान। वो संविधान जो हमें हमारे हक अधिकार दिलाता है, हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। प्रभु जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, क्या यही वजह है कि संविधान का दामन थामे हम तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार विकास के पथ पर एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं? जिस तरीके से किसी हम यदि धार्मिक मामले में कहें तो क्रिश्चियंस के लिए जिस तरीके से बाइबल का महत्व है, मुस्लिम्स के लिए जिस तरीके से कुरान का महत्व है और हिंदुओं के लिए जिस तरीके से गीता का महत्व है, ये वो धर्म ग्रंथ है जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके अंत समय तक के जीवन का सार बताते हैं। किसी व्यक्ति को क्या अपने पूरे जीवन में काम करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से समाज में व्यवहार करना चाहिए, उसी तरीके से किसी देश को चलाने के लिए गाइडलाइन की जरूरत होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स की जरूरत होती है जिसके तहत उस देश के लोग, क्योंकि देश की बड़ी आबादी होती है, सब मिलजुल कर काम करें और उस देश को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें। तो इसी कड़ी में हमारा भारत का संविधान है। हम इसको गीता या बाइबल से बिल्कुल कम नहीं आ सकते हैं इसको, और इसमें पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य है, इसमें सरकारों के कर्तव्य है, इसमें हर व्यक्ति अपना क्या योगदान देश को दे सकता है। हर व्यक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं कि वो कैसे रेगुलाइज रहे, समाज में कैसे उठे बैठे, यदि कोई गलतियां करता है तो उसको रोकने के क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। एक तरीके से ये कहें कि हमारे देश की आत्मा संविधान है, हमारे देश की, हमारी जीवन पद्धति यदि हम कहें देश की, वो संविधान हो सकता है। और भारत का संविधान इस लिहाज से बहुत बेहतर बना हुआ है और दुनिया के कई देशों के संविधान को देखकर, उनको समझकर और बड़ी मेहनत से बनाया गया है। तो इसको जो बनाने में, जैसे आपने बताया कि इसको बनाने में 2 साल से ज्यादा का समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय बनाने में लगा। तो इस दौरान जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर विचार किया। 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट जो संविधान बन रहा था उस दौरान दिए गए, कुछ खारिज किए गए, कुछ शामिल किए गए। 80 बातें दुनिया की इसमें समेटी गई हैं। जो कमियां थी दुनिया के दूसरे संविधानों में, उसको दूर करते हुए भारत का एक ऐसा फुलप्रूफ संविधान बनाने की कोशिश की गई है जिससे देश हमेशा एक आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ता रहे और देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, उनके अधिकार सुरक्षित रह सके, उनको जो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की प्रस्तावना में दिया गया उसका पालन हो सके, भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ सके। तो एक तरीके से ये कहें कि भारत के लिए जो कुछ भी है भारत है, तो भारत की आत्मा, भारत का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिबिंब भारत का संविधान जी। बहुत अच्छी बात पटेरिया जी आपने कही कि भारत की आत्मा एक तरह से हमारा ये संविधान है। डॉक्टर चौहान, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन इन सब विविधताओं का सम्मान करते हुए संविधान ने जिस तरह से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, वो एक देश के रूप में भारत के विकास में कितनी बड़ी भूमिका रखता है? देखिए संयुक्ता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के पहले हमारे देश में एक राजनीतिक आंदोलन भी चल रहा था देश की आज़ादी के लिए। बिल्कुल। लेकिन साथ ही इसके साथ साथ कुछ सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहे थे जी। कालांतर में हमारा देश आज़ाद हुआ और राजनीतिक आंदोलन में हमें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन वास्तव में आज भी देखा जाए तो जो स्वाधीनता जो शब्द है
मुझे लगता है कि रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो ये पराधीन शब्द का विलोमार्थी शब्द स्वाधीन है। जब हम स्वाधीनता की बात करते हैं तो स्व अधीन, यानी एक स्व जो शब्द है हमारा अपना स्व, तो एक तरह से इस संविधान में हमें अपनेपन का बोध होता है, हमारा अपना संविधान है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से अगर हम प्रसिद्ध विचारक कैटलिन के शब्दों में समझें तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वो राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है, और ये सारे अधिकार उसे मिलते हैं संविधान से। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो ये स्वाधीन शब्द में स्व शब्द है, इसको लेते हुए कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता और ये जो आंदोलन अनवरत अभी चल रहा है, इसको भी, ये सब उद्देश्य प्राप्त कराने में भी हमारा संविधान सफल होगा। और ये जो एक विविधता में एकता की बात जो हमारे देश में है, मुझे लगता है कि इसको नए दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। अब एकता में विविधता की आवश्यकता है जी। आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे कि एक समाज विशेष है जी। वो समाज विशेष अपने ही समाज के दायरे में जब एक होगा और दूसरे समाजों से अलग होगा जी। तो ये विविधता का एक दूसरा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि एकता में, यानी हमारे समाज में तो आपस में हमारी एकता है, लेकिन उस एकता का दूसरे समाजों की एकता के साथ समेकता हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आज का समय है कि एकता में अनेकता शब्द भी हमें अब जो है फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा संविधान हमें सफल सिद्ध करेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। पटेरिया जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। एक लंबा आपका अनुभव है और जिस तरह से आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में खुद को उपस्थापित किया है, आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत के संविधान में समय समय पर कई संशोधन होते रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक संविधान जो एक तरह से हम सबको एक सूत्र में बांधता है, उसमें कुछ दिशा निर्देश है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, सब अच्छे से लिखा गया है। लेकिन समय समय पर जब जब हमें लगा कि इनमें कुछ बदलावों की ज़रूरत है तो हम संशोधन भी उसमें कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या ये हमारी लोकतांत्रिक मजबूती को दर्शाता है? पटेरिया जी, आपके विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल सकता जी कि किसी भी देश का जो कानून है या संविधान हम कहें जिसके आधार पर देश चलता है, तो जिस तरीके से अभी चौहान साहब ने बताया कि एकता में अनेकता को हमको अब आगे रेखांकित करने की जरूरत है, तो उसी तरीके से यदि समाज की जो आवश्यकताएं हैं, पल पल चीजें बदलती रहती हैं। यदि हम देखें, हम जब आजाद हुए थे देश, तो यदि हम आज की बात करें तो उस समय स्मार्टफोन का विस्तार नहीं हुआ था, कंप्यूटर नहीं थे देश में। आज की यदि हम बात करें तो आज की परिस्थितियां बदल गई है। जो नई पीढ़ी आ रही है उसका बिल्कुल रहन सहन बदल चुका है, उसकी जरूरतें बदल चुकी हैं। उस तरीके से उसको अधिकार देने होंगे, उस तरीके से उसको रेगुलाइज करना होगा कि यदि वो इंटरनेट का उपयोग कर रहा है तो कितना करे, और उसको लेकर कानून भी बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके का मामला है कि जब संविधान बना है तो कुछ चीजें उसमें फिक्स की गई है जिसके हिसाब से नागरिकों को चलना है, सरकारों को चलना है। लेकिन वक्त जरूरत के हिसाब से उसमें कोई यदि बदलाव जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो वो लगातार किए गए हैं। इस मामले में हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है। भारत के संविधान में पूरा प्रावधान किया गया, और अब देखिएगा कि संविधान लागू होने के अगले ही साल पहला संविधान संशोधन हो गया था जी। और 104 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। जो आखिरी संशोधन हुआ वो एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था उसको खत्म करने का था। एक बड़ा, इसके पहले एक संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने किया था, उसको जो अलग राज्य का स्टेटस दिया जम्मू कश्मीर को जी। तो इस तरीके से जो हमारी जो समस्याएं हैं, ये हमारी जो परेशानियां कहीं खड़ी होती हैं, या जो जब संविधान बना था उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी और आज की परिस्थितियां दूसरी है, तो उसको देखते हुए आवश्यक बदलाव इसमें किया गया है। तो यदि हम जैसे कहें कि संसद या विधानसभाएं वो नियम के साथ परंपरा से भी चलती है, तो परंपराओं में यदि कहीं कोई बदलाव आता है तो उसको भी समाहित कर दिया जाता है। लगभग वही पहल हमारे संविधान में की गई। संविधान बनाने वालों ने डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व बहुत अच्छे से इसको समझा था उन्होंने जरूरतों को, इसीलिए आज तक 104 संविधान संशोधन हमारे हो चुके हैं और ये होते रहने चाहिए। जिस तरीके से प्रस्तावना में सब नई चीजें को जोड़ा गया था 1974-75 में, उसी तरीके से जब भी जरूरत पड़े उस हिसाब से बदलाव यदि किया जाता है तो वो हमेशा वो लाइव रहता है, जीवंत रहता है वो चीजें, और समय के साथ लोग उनको फॉलो करते हैं। ये हमारे संविधान में यदि जो संविधान जब बना था उन्हीं बातों की यदि हम मानते रहते तो शायद आज कट्टरता का भाव होता संविधान में, बिल्कुल वो चीजें नहीं है। तो ये जो एक हमारे संविधान की जो विशेषता है उसने हमारे देश को एकजुट करके रखा हुआ है, और अनेकता में एकता का जो भाव था और जिस तरीके से चौहान साहब ने उसको नए रूप में परिभाषित किया है,
तो वो इससे इंगित होता है, प्रतिध्वनित होता है और लोगों को अपने अधिकारों का पूरा लाभ मिल सकता है। उनको जो संविधान के जो प्रावधान है, जो देश के जो कानून बने हुए हैं, उसको पालन करने के लिए उनको एक जिम्मेदारी का भाव बनता है। इस तरीके से यदि कहें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है और लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जीवंतता तभी बनी रह सकती है जब हम किसी चीज को बंधन में ना बांधे। एक फ्रेमवर्क तो है संविधान, लेकिन वो इतना लचीला भी है, इतना फ्लेक्सिबल भी है कि समय के अनुसार हम उसमें कुछ बदलाव करना चाहे तो कर सके, और करते भी आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक मजबूती को दर्शाता है। डॉक्टर चौहान, आपसे मैं जानना चाहूंगी, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से, यानी संविधान कहीं ना कहीं हमारे द्वारा हमारे लिए बनाई गई एक आदर्श समाज की परिकल्पना है। क्या यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत है? जी बिल्कुल सही कहा संयुक्ता जी आपने कि जैसे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे संविधान का मर्म है। उसका एक तरह से एक निचोड़ उसमें है, और उसका जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वास्तव में इस शब्द के अंदर एक इतनी बड़ी ताकत है कि इसमें इस देश की सारी विभिन्नताएं इस एक शब्द के दायरे में आ जाती हैं। अभी जैसा कि संशोधन पे भी बात इसके पहले हो रही थी, तो प्रस्तावना में संशोधन की बात भी 1976 में आई। ये बात अलग है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने वो प्रस्तावना बनाई थी उसमें कुछ शब्द वो नहीं थे जो बाद में उसमें डाले गए। लेकिन इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि केशवानंद भारती का एक केस हमारे देश में हुआ था। 703 पेज का वो फैसला है। 12 जजों ने उसको 68 दिन सुनवाई के बाद में उसमें निर्णय दिया था, और उन्होंने कहा था कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई अमेंडमेंट करने का अधिकार संसद को भी नहीं है। तो जो वास्तव में बेसिक स्ट्रक्चर है वो जिस तरह एक मनुष्य चलता है तो उसका एक पांव रुकता है और एक पांव उठा रहता है, तभी वो संतुलन बनाकर चल पाता है। उसी तरह जो एक हमारे देश की परंपरा है, नैतिक मूल्य है, वो शाश्वत मूल्य है, उन पर स्थिर रहते हुए विकास की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से संविधान हमारे सामने आता है। संशोधन की बात जहाँ तक हुई तो मैं उसमें ये बताना चाहूँगा कि एक निरंतर परिवर्तनशील समाज को एक निरंतर स्थिर विधि के अंतर्गत अगर बहुत लंबे समय तक रखा जाएगा तो वहाँ कानून और प्रशासन की समस्याएं सामने आएंगी। इसलिए संविधान में समय समय पर संशोधन बहुत जरूरी होते हैं, और ये अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। लगभग 103 संशोधन हमारे देश के संविधान में हो चुके हैं, 124 संशोधन विधेयक के माध्यम से। और ये जो विषय है, ये जो संशोधन की जो हमारे देश में परंपरा संविधान की है, ये बताती है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे देश की जनता के अनुरूप हमारा संविधान है। बाकी देशों में आप देखेंगे तो 200 वर्षों में भी उनके 50 के आंकड़े में भी उनके संशोधन अभी नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात हमारे संविधान की दृष्टि से कही जा सकती है। जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पटेरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो लोगों की बात है, हम भारत के लोग, जिससे इस प्रस्तावना की शुरुआत होती है भारतीय संविधान की, और कहीं ना कहीं लोगों का एक कनेक्ट, एक जुड़ाव संविधान से अब इस कदर हो चुका है कि आम बोलचाल में भी जब आप बोलते हैं ना कि ये हक तुम्हें किसने दिया, तो सामने वाला बोल पड़ता है कि भारतीय संविधान ने दिया है। तो इस तरह से एक एक व्यक्ति का, एक एक नागरिक का जुड़ाव होना संविधान से भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पटेरिया जी, आप किस तरह से इसे देखते हैं? बिल्कुल संयुक्ता जी, किसी भी देश के नागरिक है, उनको संविधान में जो अधिकार है उनको लेने का पूरा दायित्व होता है उनका। और भारत के लोगों की यदि हम बात करें तो हमको जितना अच्छा संविधान मिला है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनके कर्तव्यों के साथ ही उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया है। और यदि सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति है, उसको यदि कोई अनावश्यक व्यवधान डाल रहा है तो वो भी अपने संवैधानिक हक के तहत ये कह सकता है कि वो सड़क पर चलने का उसके संविधान में अधिकार दिया हुआ है। इसी तरीके से यदि जो लोगों के कर्तव्य है, जो दायित्व उनको मिले हुए, जो अधिकार मिले हुए हैं, वो सुरक्षित रखने का जो भाव हमारे संविधान में, और उस चीज को लोगों को तक अब पहुंची रही है, बात नीचे तक सभी लोग इस चीज को जान रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे संविधान की कि सभी चीजों को समाहित किया गया। और जिस तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना की शुरुआत हुई है उसमें हम भारत के लोगों से शुरू करके, और हम किसको दे रहे हैं, तो हम गिव टू अवरसेल्फ, अपने आप को दे रहे हैं। ये संविधान भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है, अपने लिए बनाया है। ये जो रेगुलेशन है ये लोगों ने खुद बनाए हैं और खुद स्वीकार किए। ये बड़ी बात है कि इसको किसी ने थोपा नहीं है। थोपने वाली बात होती है तो वहां पर तानाशाही प्रवृत्ति होती है, वहां पर फिर विरोध के स्वर आते हैं, वहां पर लोग जो नियमों को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान को बहुत सोच समझ कर बनाया गया, तरह तरह की उसमें सुविधाएं दी गई हैं, हर व्यक्ति का
चाहे वो अंत्योदय के तहत हम बात करें तो जो समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति है उसके अधिकारों को भी इसमें रेखांकित किया गया है, और जो उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके अधिकार दायित्व भी उसमें रेखांकित किए गए। तो सभी लोगों का समावेश इसमें जो किया गया है उसके तहत हर नागरिक को उसका अधिकार है, और लोग इससे जागरूक हैं इसको लेकर, अपने अधिकारों दायित्वों को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। तो लोग अपने अधिकारों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर कितने जागरूक है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमें बताता है हमारा संविधान। डॉक्टर चौहान, आपसे मैं जानना चाहूँगी, भारत का जो संविधान है विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भी गौर करने वाली बात है कि समय या काल का ध्यान रखते हुए कितना विस्तार इसे दिया गया। वर्ग भूमि के हिसाब से भी अगर हम देखें, जनसंख्या के हिसाब से भी हम देखें, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, विविधताओं का देश है, हम बार बार कह रहे हैं। संविधान की क्या वजह है कि आज भी हमारा जो संविधान है वो हमें पूर्ण रूप से मान्य लगता है, एक जुड़ाव लगता है, भले ही समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हों, संशोधनों की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी इतना विस्तार लिए एक संविधान कैसे हो सकता है 71 साल बाद भी? देखिए संयुक्ता जी, मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंतिम बार संबोधित करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कुछ बातें कही थी। जी, मुझे लगता है कि उन बातों को आज हमें यहाँ सुनना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, और आज भी 70 वर्षों के बाद भी वो उतनी ही प्रासंगिक हैं। उसमें जो उन्होंने कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, ना सिर्फ स्वरूप में बल्कि यथार्थ में, तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार में पहली जरूरी चीज है कि हम अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए संविधान के सुझाए रास्ते पर चलें। इसका मतलब है कि हम क्रांति के खूनी रास्ते को छोड़ दें। इसके मायने ये भी हैं कि हम सत्याग्रह, असहयोग और सिविल नाफरमानी के रास्ते को भी छोड़ दें। जब सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए संविधान सम्मत कोई रास्ता ही ना बचा हो, तो गैर संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल को न्याय संगत ठहराया जा सकता है। पर जब संविधान सम्मत रास्ते खुले हों, तो गैर संवैधानिक तरीकों के लिए कोई कारण नहीं दिया जा सकता। ऐसे तरीके अराजकता के व्याकरण के अलावा कुछ नहीं है, और जितना जल्दी हम उन्हें छोड़ दें, यह हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो संयुक्ता जी, आज मैं इस अवसर पर आपको बताता हूं कि जो संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर की जो विचार थे वो आज भी उतने प्रासंगिक हैं, और इन शब्दों में इस संविधान की सफलता की कहानी हमारे सामने है। और नागरिकों को जितना इस संविधान को हम मानेंगे, क्योंकि अंबेडकर जी ने यह भी बात कही थी कि संविधान का सफल या असफल होना उन लोगों पर निर्भर करता है जो इस संविधान के अनुसार शासन को चलाने की जिम्मेदारी रखते हैं। वो लोग जितने अच्छे होंगे, संविधान भी उतना ही अच्छा होगा। वो लोग जितने अच्छे नहीं होंगे, तो संविधान में भी कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ लोगों को नहीं दिखेंगी। तो ये हम लोगों पर है कि हमने इसको आत्मर्पित किया है, तो अब हमें ही इसको साबित करने की भूमिका नागरिकों के ऊपर है कि हम मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ना करें। संविधान में यदि समान नागरिक संहिता की बात कही गई है तो हम उसे फॉलो करें। यदि इसमें गोवध निषेध की बात कही गई तो वो भी हमें फॉलो करना है। यदि इसमें समानता की बात कही है तो क्यों आज भी हमारे गांव में, मंदिरों में, शमशान में और जल की जगहों पर एक जाति विशेष के लोगों को क्यों जाने नहीं दिया जाता। ये सारी विषमताओं को हमें संविधान सम्मत तरीके से सुलझाना होगा, तभी हमारे देश में समरसता, तभी हमारे देश में शांति, सहृदयता, सहिष्णुता, इन सारे चीज़ों का समावेश संविधान के माध्यम से हो सकता है, और संविधान भी हमारा सफल हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर चौहान की। एक तरह से हम जब भी संविधान की बात करते हैं, एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों को कभी कभी हम भूल जाते हैं, या ये भूल जाते हैं कि संविधान कितना गहरा है। उसकी गहराई में अगर हम उतरेंगे तो शायद देश की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का हमें समाधान मिल जाएगा। पटेरिया जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, उसका जवाब कि हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं कि संविधान हमें ये अधिकार देता है, ये हमारा हक है, लेकिन कर्तव्यों की बात हम कहीं भूल जाते हैं। जिस तरह से डॉक्टर चौहान ने कहा कि हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी समस्या जो देश में चल रही है इस वक्त, उस सबका कहीं ना कहीं समाधान संविधान हमें मुहैया करा रहा है। तो उस ओर हमारा ध्यान किस तरह से हम आकृष्ट कर सके, पूरे नागरिकों का, पूरे देश का? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यदि अपने अधिकारों का भान है तो हमको अपने दायित्वों का भी या अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, और उन कर्तव्यों को निभाने, यदि हम कर्तव्य को तोड़ते हैं तो उसको लेकर क्या हमारे ऊपर दंड लग सकता है, क्या प्रतिबंध है, वो भी हमको जानना जरूरी है। बात क्योंकि हम अधिकारों की ज्यादा करते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो कर्तव्य यदि ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो परिस्थितियां वो निर्मित नहीं होंगी। यदि हमारा संविधान कहता है कि देश समाजवादी है तो सबको समाजवाद पर चलना हुआ, एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखना होगा।
यदि हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो हमको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, हमको दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना होगा। हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं तो हमें अपने अधिकार के साथ दूसरे के अधिकार का भी ध्यान रखना होगा। यदि हमको न्याय का अधिकार दिया गया है तो हमको न्याय पाने का हक है, तो हमको दूसरे के साथ न्याय करने का भी कर्तव्य उससे जुड़ा हुआ है। यदि स्वतंत्रता की बात है तो नागरिक स्वतंत्रता हमारे साथ है तो दूसरे की भी उतनी स्वतंत्रता, इसको हमको समझना होगा। इसी तरीके से समानता या भाईचारे की बात करें तो सभी लोगों के साथ समानता का अधिकार की जो बात है उसका पालन सबको करना चाहिए। भाईचारा बनाकर रखें। तो इस तरीके से जो अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं देश की, जिस तरह पे सारा डॉक्टर साहब कर रहे हैं जी। तो उससे हमको देखना होगा कि कहाँ हम चूक कर रहे हैं, कहाँ हम अपने अधिकारों या अपने कर्तव्यों से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे क्या प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए हैं, हमारे संविधान ने क्या रेगुलेट किया है, हमको इसको ध्यान रखना होगा। और यदि हम उस चीज को ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता जो देश में आजकल जो परिस्थितियां बन रही हैं ऐसी परिस्थितियां फिर बन पाएंगी, क्योंकि आपको जब अधिकार का ज्ञान है तो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं और कर्तव्यों का भी आपको उतना ही ज्ञान होना चाहिए। कानून कहता है कि आपको किसी कानून की जानकारी नहीं होना, ये कोई आपका बचाव नहीं है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि आपके अधिकार का भान है तो आपको कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए, और यदि अधिकार मांगते हैं तो आप कर्तव्य का भी आपको पालन करना चाहिए। बिल्कुल, इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लेस। तो आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आप एक एक्सक्यूज़ के तौर पर, एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 1949 में जब मसौदा तैयार हुआ तब से लेकर आज तक करीब 71 साल बाद भी सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया भारत के संविधान को बहुत आदर से देखती है, उससे सीख लेती है। ये क्या दर्शाता है? ये बात दर्शाता है कि चूंकि भारत को एक समय में विश्व गुरु कहा गया है जी। और विश्व में कोई भी परिवर्तन यदि होता था तो वो कहीं ना कहीं भारत से होकर ही निकला था। अब देखें कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद विश्व के अनेक देश भी स्वतंत्रता की राह पर दौड़े, और भारत का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था वो विश्व का सबसे अनूठा आंदोलन रहा है। आप देखेंगे कि उसी दौरान अमेरिका में भी और वियतनाम में भी, जहाँ तक कि चीन में भी जो है स्वतंत्रता के आंदोलन चले हैं, लेकिन जो भारत का एक आंदोलन अहिंसा की राह पर चला है, एक सत्य की राह पर जो हमारे देश का आंदोलन चला है, तो विश्व के अन्य देशों के आज़ादी आंदोलन से भारत का आज़ादी आंदोलन भी एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही साहसी आंदोलन उसको कहा जा सकता है। और यही कारण था कि इस तरीके से भी स्वतंत्रता पाई जा सकती है। ये एक नया मिसाल थी, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के सामने थी। और इसी तरह की मिसालें, भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसे जो विचार हैं ये भारत से ही होकर विश्व तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से भारत अपनी समस्याओं का हल कैसे निकालता है ये विश्व के लिए हमेशा कौतूहल का और एक तरह से आकर्षण का विषय होता है। और जो समस्याएं आज विश्व अपने यहाँ फेस कर रहा है, भारत उनमें सबसे पहले सफलता प्राप्त करता है। और यही कारण है कि आज भारतीय संविधान की सफलता उस लोकतंत्र की बुनियाद पर आधारित है जो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। अमेरिका के चुनाव भी हमारे सामने अभी आए हैं, आपने देखा होगा कि वोटों की गिनती भी चल रही है और वोट भी डल रहे हैं। एक तरह से होच पोच टाइप का एक उनका पूरा कार्यक्रम था। लेकिन भारत में भी निर्वाचन होते हैं एकदम बिल्कुल संगठित, समन्वित, शांतिपूर्ण, और सारा मिशनरी के साथ में एक तरह से सारा देश एक निर्वाचन त्यौहार के रूप में उसको मनाता है। तो भारत का निर्वाचन भी एक विश्व के लिए कौतूहल का विषय होता है। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय संविधान की जो अच्छी बातें हैं इसमें सारे विश्व के लिए अनुकरणीय है, और आने वाले समय में भारत अपने संविधान को भारत में स्थापित करे, तब जाके विश्व में भारत भी स्थापित होगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है आज 70 वर्षों के बाद भी हम कहीं ना कहीं कुछ संविधान के प्रति आशा की दृष्टि लगाए हुए हैं। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के पहले हमारे यहाँ संविधान नहीं था, लेकिन एक कॉमन लॉ था, एक नैतिकता थी, एक अंतःकरण की स्वतंत्रता थी। और वही शायद ब्रिटिश भारत ने देखा तो उन्होंने अपना संविधान हमारे पैटर्न पर अपनाया। जो कॉमन लॉ उनका है वो आज भी लिखित संविधान नहीं है, और उनका जो लिखित संविधान है वो हमारे यहाँ भले ही लागू हुआ हो, भले ही हमारी मिट्टी की सुगंध उससे ना आती हो, लेकिन जब हमने उसे बना लिया, अपना लिया, आत्मर्पित कर लिया, तो उसका सम्मान करना, उसके बताए रास्ते पर चलना हम सभी नागरिकों का एक बहुत पवित्र कर्तव्य है। और मुझे लगता है कि देश की जनता इस मामले में सफल होगी। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है, जब हम कहते हैं कि संविधान हमारे द्वारा हमारे लिए बनाया गया है, तो उसे सफल करना, उसे अंगीकार करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है और होनी भी चाहिए।
पटेरिया जी, आपसे चलते चलते, क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है, कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्त हो रहा है, संक्षेप में मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से इस पूरे संविधान दिवस को आप देखते हैं, और साथ ही साथ कि एक आम नागरिक के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत की नागरिक हूँ, तो हम क्या लें संविधान से, और आज संविधान दिवस के अवसर पर जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसे किस तरह से समझें? देखिए, इसमें यदि हमारा संविधान को हम देखें तो हमारे डीएनए में गणतंत्र है। बहुत पहले, हजारों साल पहले वैशाली गणराज्य जैसे राज्य हमारे यहाँ देश में हुए, यहाँ पर की गणतंत्र की प्रक्रिया को अपनाया गया। दुनिया में कहीं पर भी गणतंत्र से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हम लोगों को एक दूसरे के अधिकारों का शुरू से, यदि हम कहें कि हमारे डीएनए में समाहित है वो चीजें कि हमको दूसरे के अधिकार की रक्षा का दायित्व हमारे साथ इनबिल्ट है, तो हमको उसी चीज को आगे बढ़ाना होगा। हमको ये देखना होगा कि हमको यदि और देश में क्या चल रहा है उसको ना देखते हुए हमने अपने संविधान को देखें यदि, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकता है, सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है और देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सकता है। संविधान दिवस के मौके पर हमको ये शपथ जरूर लेनी चाहिए कि एक बार कम से कम अपने संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करें, उसको याद करें। जिस तरीके से आप रोज अपने धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो उस तरीके से उसको एक बार देखें, परखें और अपने आप को एक बार आकलन करें कि हमने कहीं उसका कोई पिछले एक साल में कहीं कोई उसका तोड़ा तो नहीं नियम को, हमने अपने अधिकारों का कहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया, हमने अपने कर्तव्यों का कहीं तिलांजलि तो नहीं दी। इस तरीके से अपने आप को परिमार्जन यदि हम करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान के हिसाब से यदि सभी नागरिक चलने लगे तो शायद इस देश को जो विश्व गुरु का जो दर्जा पहले था वो दर्जा फिर हासिल हो सकता है और फिर दुनिया को नई राह भारत दिखा सकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही प्रभु पटेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि पटेरिया जी ने कहा कि ये एक तरह से देश की आत्मा है भारत का संविधान, और हम सब चूंकि भारत के अंग हैं तो हमें भी लगातार उस आत्मा को पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए और उससे जुड़े रहना चाहिए। डॉक्टर चौहान, आपसे भी बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको भी। आज़ादी के मायने तभी होते हैं जब हमारे पास अधिकार हो, और वो अधिकार आज़ादी को तभी सही आकार देते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें। भारत एक विशाल देश है, विविधताओं का देश है, और फिर भी हम सब साथ मिलकर विकास के पथ पर चल रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह भारत का संविधान है। आप सभी को संविधान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में